प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना की 150 वर्ष जो है ये पूरा होने को जो है ये मनाया है, बताइए। 150 वर्ष जो है ये पूरा होने को मनाया है। देखो, बात कर ले हम लोग की भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी। ठीक है, पहली रेलगाड़ी जो है ये 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 की पहली रेलगाड़ी जो कि मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी। ठीक है, मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी। और हम बात कर ले कि इसकी 150वीं स्थापना दिवस जो है अप्रैल 2002 को, ठीक है, अप्रैल 2002 को जो कि ये पूरा होने को मनाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है यह किस दिन जो है मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हम यदि बात कर ले, यह जो है 15 मई को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। देखो, जिस मतलब क्वेश्चन का कंटेंट बनेगा उसका हम लोग जो है कुछ कंटेंट बनाते हुए चलेंगे, और जिसका सीधा आंसर निकलने वाला होगा उसको हम लोग सीधा आंसर निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, देखो, अभी हम लोग जो है टोटल 100 प्रश्न को जो है कवर करने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बिजली इंजन बनाती है। यानी कि भारतीय रेलवे जो है बिजली इंजन जो है ये कहाँ पर बनाती है। बिजली इंजन जो है ये कहाँ पे बनाती है। देखो, बिजली इंजन जो है भारतीय रेलवे जो है ये चितरंजन में बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, चितरंजन में जो कि ये बिजली इंजन भारतीय रेलवे जो है ये बनाती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न की यदि हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है जबलपुर जो कि चला जाएगा। ठीक है, जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये जबलपुर में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है वह क्या कहलाती हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है वह क्या कहलाती हैं। देखो, उसको जो है कंट्रास्ट रेखाएं जो कि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की यदि हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि उकाई परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना जो है यह किस नदी पर जो कि स्थित है। देखो, उकाई परियोजना की यदि हम बात कर ले तो यह जो है ताप्ती नदी में स्थित है। और ताप्ती नदी कहाँ पड़ता है, तो यह जो है गुजरात राज्य में जो कि ये पड़ता है। और गुजरात और एमपी के बीच में जो है एक नर्मदा नदी जो कि बहती है, जो कि यह किस दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न की यदि हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है ये कौन सी है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है ये कौन सी नहर हो जाएगा। देखो, ये सुएज नहर जो कि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुएज नहर, यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है ये सुएज नहर जो कि चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ पर जो कि दिया था। देखो, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ, सॉरी क्या कहते हैं, लुम्बिनी में दिया था। और अंतिम उपदेश पूछेगा तो ये सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, अंतिम उपदेश, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है।
WHO का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है? देखो WHO का मुख्यालय की हम बात कर ले तो यह जो है दहेग में स्थित है, ठीक है। दहेग में ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग जो है ये प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? देखो डिप्थीरिया से जो है गुर्दा का भाग जो है मतलब जो होता है ये प्रभावित होता है, ठीक है। गुर्दा जो भाग होता है, गुर्दा का भाग ये जो है ना प्रभावित होता है मानव शरीर का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार जो है ये कौन है? श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा? ये जो है कौन हो जाएगा? देखो ये जो है मैथिली शरण गुप्त जो कि चला जाएगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो कि ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धारा जो कि 370 निम्नलिखित में से किसे जो है ये निरूपित करता है? भारतीय संविधान की धारा 370 जो है यह किसे जो है निरूपित करता है? ये जो है किसे जो है निरूपित करता है? देखो ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा के रूप में जो है ये निरूपित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि बात 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध जो है ये भाषाओं के साथ में है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध जो है ये भाषाओं के साथ में है? भाषाओं के साथ में है। देखो ये 8वीं अनुसूची, ठीक है। कौन सी अनुसूची हो जाएगा? तो ये जो है 8वीं अनुसूची का संबंध जो है ये भाषाओं के साथ में जो कि चला जाएगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस जो है ये कौन सी है? सोडा वाटर बनाने वाले प्रयोग की जाने वाली गैस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि मणिपुर राज्य की राजधानी जो है ये कहाँ हो जाएगी? मणिपुर राज्य की राजधानी जो है ये इम्फाल होती है, ठीक है। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ये जो है इम्फाल के साथ में जो कि यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है यह किस पर है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है यह किस पर हो जाएगा? देखो यह जिम्मेवारी जो होता है ये योजना आयोग पर होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? योजना आयोग पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि एजरा कप का संबंध जो है यह किस खेल से है? एजरा कप का संबंध जो है यह किस खेल से हो जाएगा? बताइए। एजरा एजरा कप का संबंध जो है यह किस खेल के साथ चला जाएगा? देखो एजरा कप का संबंध जो होता है ये पोलो खेल से होता है, ठीक है। किस खेल से होता है? यह जो है पोलो खेल से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि रेडियो का आविष्कार जो है यह किसने किया था? रेडियो का आविष्कार जो है ये किसने किया था? देखो रेडियो की आविष्कार की हम बात कर ले तो यह मार्कोनी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि चंडीगढ़ की रॉक गार्डन के सृजनकर्ता जो है ये कौन है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता जो है ये कौन जो कि हो जाएगा? देखो सृजनकर्ता जो हो जाएगा ये नेक चंद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना नेक चंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, नेक चंद, ठीक है। नेक चंद। चलिए
अगला प्रश्न जो कि दिया गया है 20 नंबर प्रश्न है कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो कि स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल को वैज्ञानिक चावल की विस्फोटक के दौरान जो कि मृत्यु हुई किस देश का था, वह जो है किस देश का था। देखो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, अमेरिका देश जो कि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका देश। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताना है कि एड्स, ठीक है, एड्स रोग जो होता है उसमें ए का मतलब क्या होता है। देखो एड्स का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड, ठीक है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड और आई का मतलब होता है इम्यून, ठीक है, क्या होता है, इम्यून होता है। ठीक है, इम्यून। और जो है बचा हुआ है एस, यानी कि डिफेंसिटी सिंड्रोम, यानी कि डिफेंसिटी, डिफेंसिसी मतलब डिफेंसिसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, सिंड्रोम, ठीक है, डिफेंसिसी सिंड्रोम जो कि ये होता है। यानी कि यहाँ पर यदि हम बात कर ले तो एक्वायर्ड जो कि यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है ये चला जाएगा। यानी कि फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिसी सिंड्रोम होता है। और यह रोग जो होता है वायरस से फैलता है, इसे भी याद रखना है किससे फैलता है, तो यह जो है वायरस से जो है ये फैलता है, वायरस से। ठीक है, HIV, ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाले बांडों जो है ये कौन सी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाले बांडों की यहाँ पर बात कर रहा है, तो बांडो जो हो जाएगा ये सेबी हो जाएगा, जो कि क्या दिया गया है, सेबी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सेबी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है। देखो पीतल जो होता है ये किसका जो कि मिश्र धातु होता है। देखो पीतल जो होता है जैसे ये तांबा हो गया, जस्ता हो गया, इन सभी का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, पीतल जो है ये तांबा हो गया, जस्ता हो गया, इसका जो कि मिश्र धातु होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कार्बन का शुद्धतम रूप जो है ये क्या होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप जो है ये क्या होता है। देखो कार्बन का शुद्धतम रूप की हम बात कर ले तो यह जो है हीरा होता है। ठीक है, क्या होता है, यह जो है हीरा होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, यानी कि नीले लिटमस को लाल रंग में जो है ये कौन बदलता है। देखो अम्ल जो होता है, अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है क्या करता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म जो होता है, भस्म, भस्म क्या करता है कि भस्म जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब ये लाल जो होता है, ये भस्म जो है लाल को क्या कर देता है, तो यह जो है नीला कर देता है। और ये अम्ल क्या करता है, तो अम्ल जो है जो नीला होता है, ठीक है, ये जो नीला होता है ये नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, नीला को क्या कर देगा, तो ये जो है लाल कर देगा, यानी कि इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, अम्ल के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से जो है यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। देखो दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। देखो इसके लिए जो है हम लोग को उत्तल लेंस की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है उत्तल लेंस की जो होता है इसका आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम बताना है कि एक माइक्रोन बराबर जो है ये कितना होता है। एक माइक्रोन बराबर जो है ये कितना होता है। देखो एक माइक्रोन बराबर यदि हम बात कर ले तो 0.001 मिलीमीटर जो कि ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर जो है चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ।
चलिए अगला प्रश्न है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है। देखो मोड़ पर जब साइकिल सवार यानी कि वृत्ताकार में, ठीक है, जब वो वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो इस मार्ग पर चलने के लिए उसे अभिकेंद्र बल, ठीक है, यहाँ पर जो होता है एक अभिकेंद्र बल होता है, यानी कि बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल होता है, जो कि यहाँ पर अभिकेंद्र बल की उसको क्या पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है। इस बल को प्राप्त करने के लिए वह जो है ना, मतलब मोड़ के केंद्र की ओर क्या होता है, झुक जाता है। जैसे वहां पर मोड़ होगा, वो जैसे ये केंद्र हो गया तो केंद्र की तरफ क्या हो जाएगा, मतलब वो झुक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका सही आंसर जो चला जाएगा कि वो भीतर की तरफ जो है क्या होता है, झुकता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वह जो है भीतर की तरफ क्या होता है, झुकता है। मतलब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर जब घूमता है तो वह जो है भीतर की ओर क्या होता है, झुक जाता है। देखो क्योंकि उसे अभिकेंद्र बल की वहां पर जो है आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है, इसी कारण से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्यतः कुंजों का प्रयोग दो पूर्णों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है। गति को रोकने के लिए किया जाता है। देखो कक्षीय गति को जो है रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किस गति को रोकने के लिए, तो यहाँ पर जो है कक्षीय गति को रोकने के लिए जो है यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है। सोयाबीन का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो होता है यह किस राज्य में जो कि होता है, बताइए। सोयाबीन का, देखो सोयाबीन का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ये मध्य प्रदेश में होता है, और यहाँ पर वन का क्षेत्रफल जो भी होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है, वन का क्षेत्रफल जो होता है ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, और यहाँ हो गया और गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया। इन दोनों के बीच से एक नदी भी बहती है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो कि उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है, उल्टी दिशा में बहने वाली एक नदी भी है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम जो है ये कहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है ये कहाँ पर पाया जाता है। देखो पेट्रोलियम की यदि हम बात करें तो पेट्रोलियम जो होता है ये सेडिमेंट्री बेसिन में जो कि ये पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम, तो ये सेडिमेंट्री बेसिन में जो कि पेट्रोलियम जो होता है ये पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। देखो इसकी अध्यक्षता जो होता है ये पीएम करता है, ठीक है, कौन करता है, ये जो है पीएम करता है, जो कि प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, पीएम। और भारत के ही वर्तमान जो है राष्ट्रपति कौन है, तो जो है मुर्मू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तो इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जो है ये किसे जो कि जाना जाता है। देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है ये जाना जाएगा, ठीक है, किसको जाना जाएगा, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक जो है ये कौन है। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय जो है ये कौन हो जाएगा। देखो ये कुदर्शन एक के हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कुदर्शन एक के हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये कौन करता है। मतलब मौलिक अधिकार जो होता है उसका निलंबन जो है ये कौन जो है कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये कौन जो कि कर सकता है। देखो ये जो है ना, मतलब कर सकता है, ठीक है, सहमति के साथ जो है ये किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है ये कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है ये कौन होता है।
देखो ये एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। कौन होता है? ये एडवोकेट जनरल होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है ये एडवोकेट जनरल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि हितोपदेश के लेखक जो है ये कौन है। हितोपदेश के लेखक की हम बात कर ले तो हितोपदेश के लेखक जो है ये नारायण पंडित जो कि चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है नारायण पंडित तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बुल और बियर जो है ये किससे संबंधित है। बुल और बियर जो होता है ये किससे संबंधित होता है। देखो बुल हो गया और बियर हो गया, ये दोनों जो होता है ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होता है, ठीक है। बुल और बियर ये दोनों जो होता है ये स्टॉक एक्सचेंज से जो कि ये संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इनकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है ये कब किया गया था। ये जो है कब किया गया था। देखो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की हम बात कर ले तो ये 1964 ईस्वी में जो कि किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि रेड रेड जो है ये किस देश की एक मुद्रा है। रेड जो है यह किस देश की एक मुद्रा है। देखो रेड जो होता है ये दक्षिण अफ्रीका का क्या होता है, एक मुद्रा होता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का एक मुद्रा होता है रेड, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था। देखो पहला पृथ्वी सम्मेलन की हम बात कर ले तो यह जो है 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था, जो कि ब्राजील में हुआ था, ठीक है। ब्राजील में एक जगह का नाम है रियो डी जेनेरो। क्या नाम है? रियो डी जेनेरो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और ये कहाँ पर है? तो ये जो है ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। ये एक ब्राजील का जगह है, जो कि कब हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था, ठीक है। तो इसे डेट जो है आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड मतलब जो है पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है हम बात कर ले तो यह जो 11 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है ये चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है भोजक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उसे जो है भोजक कहा जाता है, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है भोजक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी ये होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है ये कौन होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का प्रमुख अधिकारी की हम बात कर ले तो उसका प्रमुख अधिकारी जो होता था ये एक खान होता था। कौन होता था? खान होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा खान। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि डेल्फिन नामक यानी कि डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था। 1605 में जो है ये कहाँ पर मतलब अपना लंगर जो कि ये डाला था। देखो ये जो है ना कहाँ पर डाला था, यानी कि मसलोपट्टनम में जो कि ये डाला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन जो ये किया गया है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े
भाग का पुनर्गठन जो है किसने किया है? इसका पुनर्गठन जो है ये किसने किया है? देखो इसका पुनर्गठन की हम बात कर ले तो इसका पुनर्गठन जो ये हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? तो यह जो हर्षवर्धन ने जो कि किया था। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, हर्षवर्धन ने। चलिए अगला प्रश्न जो कि 47 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? देखो गुलाम वंश की संस्थापक की बात कर रहा है। देखो गुलाम वंश की स्थापना जो है ये कब हुआ है? देखो गुलाम वंश की स्थापना जो है ये 1206 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1206 ईस्वी में हुआ है। और किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि ये किया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसे भी आपको याद रखना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो है ये कब किया था? तो ये 24 जून 1206 को जो कि किया था। ठीक है, और कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। तो यहाँ पर इसका आंसर की हम बात कर ले तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है ये कौन हो जाएगा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और कुतुब मीनार का निर्माण भी जो है इसने करवाया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना जो कि हुई 1919 में घटी हुई है? देखो जलियांवाला बाग की हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि यानी कि ये मतलब जो है किसे दिया था? तो ये क्या कहते हैं, जामना लाल। ठीक है, जामना लाल बजाज ने मतलब राय बहादुर की उपाधि पर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ये वापस लौटा दी गई थी। और इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें 5 जो है अंग्रेजों की साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण और मतलब कुछ मतलब सदस्य थे इसमें। तो यानी कि कहने का मतलब जो ये 1919 में घटी हुई यानी कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो ये कब हुआ है? तो ये जो है 1919 में हुआ है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। ठीक है, 13 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के अभिवर्तक जो है ये कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक जो है ये कौन था? देखो 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक जो ये एनी बेसेंट था। कौन था? एनी बेसेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये जो है एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि जॉर्ज अरोंडले की लीग की सचिव बनाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु यानी कि मार्च 1907 मतलब मार्च में। ठीक है, इसे भी याद रखना है, मार्च 1916 में। ठीक है, मार्च 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया है। ठीक है, होम रूल लीग की, होम रूल लीग की स्थापना जो कि ये किया है। किसने किया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया है। ठीक है, मार्च 1916 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में जो है ये नेतृत्व जो कि किया था? कानपुर में बताइए, कानपुर से किसने जो है ये नेतृत्व किया था? देखो नाना साहब ने जो कि ये किया था। ठीक है, किसने किया था? नाना साहब ने जो कि कानपुर से किया था। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो है ये कौन थे? देखो इसका संस्थापक जो है ये क्या हो जाएगा? ओटो ऑक्टोबियन ह्यूम, एरन ऑक्टोबियम ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 ईस्वी में बम्बई में योगेंद्र चंद्र कानू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय जो है ये कौन था? उस समय भारत का वायसराय की हम बात कर ले तो उस समय भारत का वायसराय जो था ये लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में हुई थी, उस समय
उसके उद्देश्यों में कौन सी बात जो ये सम्मिलित नहीं थी, कौन सी बात जो है ये जो है मतलब सम्मिलित नहीं थी। देखो जैसे कि ये मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान की मांग ये जो मतलब दिया गया सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो है ये किया गया है। हितों की व्यवस्था किया गया, देखो ये आर्टिकल जो है ये 29 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है ये चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का जो है ये वर्णन किया गया है। देखो संविधान के किस अनुच्छेद में, देखो 12 से 35 में, ठीक है, कहाँ पर किया गया है, 12 से लेकर 35 में जो कि ये किया गया। और भाग की बात करेगा तो भाग 3 में, ठीक है, भाग जो है यहाँ पर पूछेगा तो भाग 3 में जो कि ये किया गया है, ठीक है, भाग 3 में। और मौलिक अधिकार जो है पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो पूछेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, किस देश से लिया गया है, ये जो है अमेरिका देश से जो कि ये मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार को। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, मतलब कौन जो है ये यौगिक है। देखो अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया यह एक प्रकार का यौगिक होता है, ठीक है, अमोनिया जो होता है यह एक प्रकार का जो है यौगिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि पोलिया किस अंग का एक रोग है। पोलिया जो होता है यह किस अंग का एक रोग होता है, देखो यह लीवर का एक रोग होता है, ठीक है, किसका होता है, ये लीवर का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रांथि भी जो है यही होता है, और दूसरा नंबर में सबसे बड़ी ग्रांथि एक नंबर में ये होता है, ठीक है, तो इसे याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखो प्रश्न दिया गया है जैसे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को जो है ना सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है, यानी कि ए सुटेबियल बॉय ये जो किसके साथ चला जाएगा। देखो ये जो विक्रम सेठ के साथ जो है ये चला जाएगा, ठीक है, ये जो है विक्रम सेठ के साथ चला जाएगा। उसके बाद है ट्रेजर आइलैंड, तो ट्रेजर आइलैंड जो है यानी कि ये R.A. स्टीवेंसन यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद शाहनामा, शाहनामा जो है ये इसके मतलब फिर दोषी के साथ, और कलहन जो है ये राज तरंगिणी के साथ, यानी कि ये हो जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि हमारा चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि बीन आयोग एक क्या है। बीन आयोग जो है यह एक क्या होता है, बीन आयोग जो है यह क्या होता है। देखो बीन आयोग जो होता है ये एक संवैधानिक संस्था होता है, ठीक है, क्या होता है, यह एक संवैधानिक संस्था होता है। देखो बीत आयोग, देखो सॉरी बीन नहीं बल्कि यहाँ पर बीत होगा, ठीक है, बीत आयोग होगा, ठीक है, बीत आयोग। देखो वित्त आयोग एक मतलब संवैधानिक संस्था होता है जो कि अनुच्छेद 280, ठीक है, अनुच्छेद जो है 280 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का गठन जो है ये किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन जो ये कौन करता है, तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष में मतलब कितने दिन में करता है, ये हर 5 वर्ष में जो कि ये करता है, ठीक है। यानी कि वित्त आयोग जो ये 280 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कितने समय में करता है, 5 वर्ष में एक बार करता है, ठीक है, तो सभी को जो है आपको याद रखना है। चलिए
अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है। मतलब शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये दोनों जो है किस संविधान सूची के अंतर्गत जो कि ये आता है। देखो शिक्षा हो गया और वन, ये दोनों जो है ना समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कि ये आता है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, शिक्षा और वन। भारत में सबसे अधिक वन जो है ये एमपी में पाया जाता है। ठीक है, एमपी में। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव जो है ये कौन था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव की हम बात कर ले तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव जो है ये कौन था, बताइए। देखो ये रॉबर्ट पियरी, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव जो है ये रॉबर्ट पियरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है ये चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कस जो है ये कहाँ पर स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्कस जो है ये कहाँ पर जो है ये स्थित है, बताइए। डीजल लोकोमोटिव वर्कस जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है। देखो ये वाराणसी में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में जो कि ये स्थित है। ठीक है, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। दोस्तों, आगे जो कि मैथ का प्रश्न दिया गया है, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये के साधारण ब्याज जो कि 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है, तो समय जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे कि दिया गया है 1800 रुपये की साधारण ब्याज से कितना पर दिया गया है, तो 1800 रुपये की साधारण ब्याज जो कि कितना है, 4.5% है। ठीक है, और गुने का टी हमको नहीं मालूम है, तो बटे का क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। वही काम इधर पर भी हमको करना है, जैसे कि 1200 रुपया है। ठीक है, 1200 कितना परसेंट पर, 4.5% पर, तो यानी कि गुणा यहाँ पर भी टी हो जाएगा और बटे का क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, वो काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिसमल जो दिया गया है, मतलब यहाँ से हम लोग एक जीरो यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ से भी एक जीरो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो अब काटिए, क्या करते हैं, दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे और यहाँ पे भी दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे। अब देखो 5 से यदि हम लोग भाग देते हैं तो 2 बार में जाता है, 5 से भाग देते हैं तो 9 बार में जाएगा और 2 से फिर भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। वही काम यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 5 से काटते हैं तो 2 बार में, 5 से काटते हैं तो 9 बार में, फिर 2 से काटते हैं तो 6 बार में। ठीक है, मतलब इतना आ रहा है कट कुट करके। तो अब हमको क्या करना है, तो अब ये करना है कि जैसे कि 9 नंबर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 81 टी जो कि हमको यहाँ पे बचा हुआ है, और माइनस देखो इसके बराबर में कितना चलेगा, तो इसके बराबर में जो कि कितना दिया है, 135 रुपया कम है, तो ये यहाँ पर चलने वाला है। यानी कि 100 मतलब 81 टी माइनस का 54 टी, यानी कि 9 छः का 54 टी बराबर का कितना है, 135 है। ठीक है, कितना है, 135 है। तो यहाँ से कितना बचकर आ रहा है, देखो यहाँ से बचकर क्या आ रहा है, पहले वो देखते हैं। देखो 81 में से यदि हम लोग 54 को घटाते हैं तो कितना बचता है, तो यहाँ पर बचता है 27। ठीक है, 27 टी बराबर जो बचेगा 135 बचेगा। तो 27 से 135 में भाग देंगे कितना बार में जाएगा, देखो ये जो है टोटली चला जाएगा, यानी कि 5 बार है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष जो होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा जो कि यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है, तो ये जो है हमारा 5 वर्ष होने वाला है, जो कि कहाँ पे दिया गया है, 5 वर्ष। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 5 वर्ष। ठीक है, तो आशा है कि आपको प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है, 64 नंबर प्रश्न है कि एक राशि है जो कि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु वह जो है 5:6 की अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ हुआ तो वह राशि क्या थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि वह राशि जो है यहाँ पर वह मतलब लेट, यानी कि वह राशि जो क्या है, एक्स है। ठीक है, वह राशि क्या हो जाएगा, मान लेंगे एक्स है। ठीक है, देखो हम इतना मतलब
लंबा हिसाब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। तो एक बगल जो कि क्या है, बर्जेस है और सुरेश है। देखो ध्यान से देखना है, बर्जेस यानी कि पहला अनुपात जो है यानी कि 4:5 है, और दूसरा अनुपात जो कि ये 5:6 है। ठीक है, देखो यहाँ पर समझना है। तो उसके बाद देखो पहला अनुपात की हम यदि बात करें तो पहला अनुपात यहाँ से क्या निकल कर रहा है, कहने का मतलब ये आ रहा है कि देखो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। यानी कि 5 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इधर से काम कर रहे थे, देखो 5 और कितना होता है 6, 5 6 होता है 11, कितना होता है 11, यानी कि पहला वर्ग जिसका आई जो यहाँ पर निकलेगा वो 5x बटे का 11 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ग का क्या है, तो 5 4 यानी कि 9, यानी कि 4x बटे में 9 बराबर टोटल कितना रुपया है, 6 रुपया है। तो यहाँ से इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं ना कि 11 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 11 नमा 99 और 5 नमा 45। ठीक है, 45x माइनस का, फिर 9 नमा 99, और उसके बाद जो है यहाँ पर 4 है, यानी कि 11, यानी कि 11 चौका 44, यानी कि यहाँ पर 44 हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो 45 में से यदि हम लोग 44 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो इससे हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी कि x बराबर जो सीधा यहाँ पर आएगा, यानी कि 99 गुणे का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यदि हम लोग 99 गुणा का 6 करते हैं तो 9 चौका 54 का 4 हो जाएगा, 9 चौका 54 का 4 बाकी 5, यानी कि 594, कितना हो जाएगा 594। ठीक है, यहाँ पर जो हाँ राशि मतलब वो राशि होगा, वो राशि जो हो जाएगा 594 हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पे दिया गया है 594, तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 594। तो यही जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि एक आयताकार आकृति है, ठीक है, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल जो है यानी कि 500 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र का मतलब वर्ग जो है यानी कि क्षेत्रफल जो ये 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई जो है यहाँ पर कितना मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो चौड़ाई को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि लेट लेट यानी कि चौड़ाई जो होगा हमारा, चौड़ाई यानी कि इसको हम मान लेंगे x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। तो यहाँ से हम लोग जो है लंबाई क्या निकाल सकते हैं, देखो ये 2 स्टेप में हिसाब बनने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना है। तो लंबाई जो है यहाँ पर क्या है, देखो लंबाई यानी कि x x हो जाएगा गुणे का, देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 125, यानी कि 100 पर 125। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग कटकुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका यानी 25 25 125, 25 चौका 100। कहने का मतलब यहाँ से जो निकल कर आ रहा है ये 5x बटे में 4 आ रहा है। आशा है कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ से क्या किया जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यानी कि x गुने यानी कि 5x बटे में क्या हो जाएगा 4, टोटल का कितना है 500 वर्ग मीटर है। ठीक है, कितना है 500 वर्ग मीटर, जो कि ये टोटल दिया गया है। ठीक है, 500 वर्ग मीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ना कि x गुने x यानी कि 5x² यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर का यानी कि 5 चौका 20 यानी कि 2000। ठीक है, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो 5 से हम यदि इसमें भाग देते हैं तो 400 बार में जो कि ये चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर पर वैल्यू जो यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा रूट मतलब ये 400 है। ठीक है, ये 400 है, मतलब रूट अंडर डाल दो इसको, 400 यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल जो बचेगा हमारा एक्स का मान जो बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा। कितना बचेगा, एक्स का मान जो यहाँ पर 20 बचेगा। देखो यहाँ पर क्या किया गया है,
तो सबसे पहले हम चौड़ाई मान लिए x मीटर हो जाएगा और लंबाई निकालने के लिए कि x गुने यानी कि 125 का परसेंट का मतलब होता है 125 यानी कि 125 यानी कि 100 में 125। तो यहाँ से जो 25 चौका 100 आप 25 25 125 यानी कि 5x बटा में यहाँ 4 निकल गया। तो वही काम यहाँ पर हम लोग कर देंगे यानी कि 5x इंटू मतलब x इंटू 5x बटे में 4 बराबर जो कि कितना दिया गया है 500 वर्ग मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि 5x यानी कि 5 इसमें इससे गुना करेंगे यानी कि 5x² हो जाएगा। ठीक है, 5x² और यहाँ पर यानी कि हम लोग फिर 400 यानी कि 5 चौका 20 यानी कि 2000 हो जाएगा। और 5 से यदि इसको हम लोग फिर काट देंगे तो यानी कि 400 यानी कि √100 ये 400 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यानी कि वर्ग हट जाएगा तो कितना बचेगा यानी कि रूट में हो जाएगा। तो यानी कि रूट यानी कि एक्स का मान कितना हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। इनकी x का मान जो हमारे पास कितना निकल था 20 मीटर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो अब क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है कि लंबाई जो कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, लंबाई यदि आपसे पूछा जा रहा है यानी कि इतना तो हम लोग निकाल चुके थे यानी कि 5x बटा में 4। तो x का मान जो कि यहाँ पर क्या निकला, तो x का मान यानी कि 5 गुने का 20 बटे का 4। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 5 बार में इसको हम लोग काट सकते हैं। तो लंबाई जो होगा यहाँ पर 25 मीटर जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कितना 25 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 मीटर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 25 मीटर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ पर होने वाला है। देखो जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना यानी कि 25 माइनस का 20 बटेगा जितना मतलब जो पूछा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य जो कि दिया गया क्रय मूल्य चले जाएगा नीचा में फिर। ठीक है, और गुने का 100%। ठीक है, इतना हो जाएगा यानी कि 25 में से 20 जाएगा यानी कि 5 यानी कि 5 बटे का 20 और गुने का क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं अब, तो इसको हम लोग जो है काट सकते हैं यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में। अब 5 गुने यदि हम लोग 5 करेंगे कितना होगा 25 होगा जो कि 25% होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 25%। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है कि जैसे कि देखो x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा। देखो यहाँ पर सिंपल आपको जो है याद रख लेना है। ठीक है, ये जो होता है रूट अंडर एक्स वाई के जो है ये बराबर होता है। ठीक है, देखो यदि हम लोग इसको निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग जो है लेट यानी कि मान लेंगे कि मध्य समानुपाती जो कितना है ए है। देखो हम लोग आपको ये सिर्फ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है एक्स का है, एक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती पूछा जा रहा है यानी कि एक्स बटा ए हो जाएगा बराबर का ए बटा एक वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है निकल कर आएगा ऐसे मतलब वर्ग गुना कर देना है। तो यहाँ से जो आएगा ए स्क्वायर बराबर का एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो √100 x y। ठीक है, अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा लंबा प्रश्न है, उससे घबराना नहीं, प्रश्न को पहले समझना है। देखो प्रश्न क्या है कि किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से यानी कि मजदूरी मिलेगी और जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना लगेगा और 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपया जो कि मिलता है। तो उसने कितने दिन जो है यहाँ पर काम नहीं किया है। ठीक है, उसने कितने दिन जो है यहाँ पे काम जो है नहीं किया है बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो मान लेंगे। ठीक है, लेट यानी कि विकास जो है
एक्स दिन जो है यहाँ पर काम नहीं किया है, ठीक, एक्स दिन जो है काम नहीं किया है, और विकास की कुल मजदूरी जो दिया गया है 140 रुपया दिया गया है, ठीक है, इतना तो हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि 30 दिन में। तो यहाँ से हम लोग जो है एक समीकरण बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि 30 माइनस का एक्स हो जाएगा, देखो हम समीकरण बना रहे हैं, अब गुने का 8 रुपया की दर से, ठीक है, माइनस का, और 2 रुपये का जुर्माना भी लग रहा है, किसके बराबर लग रहा है, 140 रुपया के बराबर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, क्या आता है कि 8 या 24 यानी कि 240x, ठीक है, 240 माइनस का 8x और माइनस का 2x बराबर कितना, 140 के बराबर चला जाएगा। तो अब क्या करना है कि 240, ठीक है, 240 माइनस का 10x यानी कि 8 2 10x, और यानी कि बराबर में जो है कितना चला जाएगा, 140 चला जाएगा। तो यानी कि 240, यानी कि यहाँ से हम लोग एक काम तो बिल्कुल कर सकते हैं कि 10x का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेंगे, यानी कि 240 में से, और यानी कि 240 में से, थोड़ा यहाँ इसे काम कर लेते हैं, 240 माइनस का 140, यानी कि 240 में से 140 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 100 बचेगा, ठीक है। अब जो है इस प्रश्न को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि इतना मतलब यहाँ पर जो है 10x का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है, यहाँ पर 100 निकल कर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 से यदि हम लोग भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो ये 10 बार में बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो है यहाँ पर निकलेगा 10 दिन, यानी कि 10 दिन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यहाँ चला जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 दिन, ठीक है। आशा है कि सभी प्रश्न जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए कि एक आयत की लंबाई जो है 4% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई जो है 20% कम कर दी जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल जो है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। नए आयत का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला को याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस का y प्लस का एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई बटे का 100%, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूला को कहीं ना कहीं लिख लीजिए, ठीक है। आशा है कि इस फॉर्मूला को आप जो है लिख लिए होंगे। तो चलिए अब जो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जो है x का वैल्यू जो दिया गया है 40 दिया गया है, y का वैल्यू जो दिया गया है माइनस का 20 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए वही फॉर्मूला पर हम लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 40, ठीक है, x का वैल्यू 40, यानी कि माइनस माइनस अति प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, चलिए उसके बाद फिर 40 गुने माइनस का 20, ठीक है, आप टोटल का 100, ठीक है, टोटल का 100, तो यानी कि ये चला जाएगा टोटल का 100 के साथ, जो कि यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, देखो ये तो यहाँ से जो है चेंजिंग है, ठीक है, यहाँ से जो है ये मतलब अलग हो चुका है, ठीक है, ये मतलब इधर अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इसके नीचे में जो है यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग 20 पचे 100, 8 पचे 40, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग कर सकते हैं, यानी कि 40 माइनस का 20, ठीक है, 40 माइनस का 20 माइनस का 8%, ठीक है, 8% बराबर का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि 40 में से 20 जाएगा, और यानी कि सीधा सीधी 28, यानी कि 40 20 यानी कि 20 पे से फिर 8 जाएगा, यानी कि 12%, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा ये 12%, जो कि यहाँ पर
वृद्धि होने वाला है। ठीक है, क्षेत्रफल में जो है 12% का यहाँ पे जो है वृद्धि होने वाला है। तो 12% जो है कहाँ पे दिया गया है, तो 12% जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 12%, यही जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न क्या दिया गया कि पी क्यू आर के बीच जो है धनराशि क्रमशः है 5, 7, 9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी के हिस्से में से अंतर यानी 556 रुपया हो तो विवरण हेतु कुल राशि जो है यहाँ पर कितना होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि माना कि पी को मिलाने वाली राशि, ठीक है, पी को मिलाने वाली राशि जो है यहाँ पर कितना है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। यानी कि पी को मिलाने वाली राशि की हम बात कर ले तो 5x हो जाएगा। और और क्या है, यानी कि क्यू को मिलाने वाली धनराशि कितना है, 7x। ठीक है, 7x है। और आर को मिलाने वाली धनराशि कितना है, तो 9x है। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब प्रश्न क्या कहता है, वही काम हमको करना है। यानी कि सबसे पहले इसको हम लोग जो समीकरण बना लेते हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे, यानी कि 7x, ठीक है, जो दिया गया है वही काम करना है। 7x माइनस का 5x बराबर का कितना, 556। ठीक है, बराबर का क्या हो जाएगा, 556 हो जाएगा। तो यानी कि 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू जो यहाँ पर निकलेगा 556 बटेगा 2 हो जाएगा, यानी कि 278 यहाँ पर जो है निकलने वाला है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि कुल राशि क्या होगा। कुल कुल राशि जब पूछा जा रहा है, यानी कि 5x, ठीक है, 5x प्लस का 7x और प्लस का 9x बराबर का कितना टोटल, तो टोटल जो चला जाएगा यहाँ पर यानी कि 21x। ठीक है, 21x के बराबर होगा। और यानी कि 21x और इसके बराबर में जो होगा फिर से, यानी कि एक, देखो कैसे हो रहा है, यानी कि ये करेंगे हम लोग। देखो 7, 5 यानी कि 12 हो जाएगा, 12, 9 कितना हो जाएगा, 21x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपको समझ में आया होगा। देखो, अब इस 21 से क्या करना है, यानी कि 21 जो बचा हुआ है 21 गुने का 278 करना है। ठीक है, जब 21 गुने 278 करेंगे यानी कि 5838 जो कि हमारा आने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है, 5838 आने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा है कि आपको प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है मैथ से यानी कि 7 से 10 प्रश्न जो कि पूछा जाता है और इसी लेवल का प्रश्न जो कि पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 71 नंबर प्रश्न है कि डैश का 35% बराबर जो कि 458 माइनस 269। तो मतलब प्रश्नवाचक का मान जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो, कहने का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि वाट का मतलब होता है गुना, यानी कि वाट का 35%, 35% यानी कि टोटल कितना पर, 100 पर। और यानी कि 458 से 269 को घटाएंगे यानी कि 189। ठीक है, कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों का माइनस करना है यानी कि 189। तो यहाँ से वाट का मान निकालेंगे यानी कि 189 गुने का 100 और बटे का 35। अब तो हम लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब तो 35 से भाग देना है 189 में, तो ये चला जाएगा ना कि 5.4 बार में चला जाएगा। और 5.4 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 100 करेंगे यानी कि 540 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो, यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि एक परीक्षा में जो है 1200 लड़का है, ठीक है, और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई हैं। उनमें से 80% लड़का था, 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं।
तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत जो है यहाँ पर क्या है। देखो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले टोटल जो दिया गया है उसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि टोटल परीक्षार्थियों की संख्या, यानी कि 1200 और 900 कितना हो जाएगा। यहाँ की टोटल जो कि यहाँ पर होने वाला है कुल कुल जो विद्यार्थी है यहाँ पर 2100 है। ठीक है, 2100। अब बोला जा रहा है कि उत्तीर्ण हुई है, मतलब उत्तीर्ण हुई है, यानी कि उत्तीर्ण लड़कों की संख्या सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले उत्तीर्ण लड़कों की संख्या यदि हम लोग निकालना चाहेंगे, यानी कि 1200। देखो हम लोग लड़का की संख्या निकाल रहे हैं, कि यहाँ पे लिख देते हैं बॉय। ठीक है, तो 1200 यानी कि गुणे 80% पर, यानी कि 80 बटे का 100। देखो इस यहाँ से यदि हम लोग निकालते हैं तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 12 अट्ठे यानी कि 960। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है 960 आ रहा है। ठीक है, 960 ये आ रहा है। अब निकालना है कि मतलब उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, यानी कि गर्ल की संख्या अब हमको निकालना है। तो गर्ल की संख्या कितना पर निकालना है, तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है, यानी कि 900 पर, यानी कि 900 लड़कियां हैं। ठीक है, और कितना परसेंट है, तो परसेंट है 45 बटे का 100। तो अब काटते हैं, जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, 45 नमक कितना होगा 405। ठीक है, 45 नामा 405, यानी कि 960 और 405 को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 1365। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि कुल जो कितना हो जाएगा 2100, यानी कि 1200 लड़का है और 900 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल 2100 है। सबसे पहले हम लोग बॉय का परसेंट निकालेंगे उत्तीर्ण होने का, तो यानी कि 1200 गुने का 80% है लड़का, तो 80 बटे का 100 यानी कि 960 हुआ। अब फिर हमको लड़कियों की संख्या निकालना है, तो यानी कि गर्ल यानी कि 900 और 45% यानी कि 100, यानी कि यहाँ से ये निकल कर आ रहा है 405। और 405 और 960 को यदि हम लोग मतलब ऐड करेंगे, यानी कि कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या जो यहाँ पर होगा, यानी कि टोटल जो कितना है लड़का और लड़की मिला करके, तो यहाँ पर 1365 है। ठीक है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, तो कुल अनउत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या निकालना, इनकी टोटल जो है पहले कितना था, यानी कि 1200 और 900 यानी कि 2100। चलिए, और मतलब दोनों मिलाकर के अनुत्तीर्ण कितना हुआ, मतलब उत्तीर्ण कितना हुआ, तो उत्तीर्ण हुआ 1365, करने का मतलब उतना घटा देंगे तो ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 735 हो जाएगा। ठीक है, 735। अब बता रहा है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत में निकालने के लिए, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना, यानी कि 735 गुना का 100 बटे का 2100। तो 2 जीरो को काट दो और 735 में 21 से भाग दो। तो यहाँ पर यदि हम लोग 735 में 21 से भाग देते हैं, तो यानी कि ये 35 बार में जो है बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, यानी कि परसेंट में जो निकलेगा यहाँ पर 35%, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। ठीक है, 35%। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी यानी कि समवृद्धि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो मतलब जो है मूल बेलन और लघुकृत बेलन, ठीक है, मूल बेलन और लघुकृत बेलन के आयतन का मतलब अनुपात जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि मतलब गोले का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन जो होता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का मतलब टोटल बेलन का आयतन पूछेगा तो एक पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और बेलन का यानी कि लघुकृत बेलन जो होता है लघुकृत, ठीक है, तो लघुकृत बेलन का मतलब जो है आयतन जो होता है, यानी कि यहाँ पर होता है पाई और आर बटे का टू का स्क्वायर, यानी कि ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हम लोग हिसाब कैसे बनाएंगे। इनकी मूल बेलन का आयतन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर का एच। ठीक है, लिख लिए, दोनों का अनुपात करेंगे। ठीक है, और इसका अनुपात जो है यहाँ पर क्या था, पाई आर का स्क्वायर
बटे का 2 यानी कि h। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग टोटल को निकालना चाहेंगे तो अवशिष्ट अनुपात जो इसका आएगा यानी कि पाई आर स्क्वायर एच है। और ये यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक को यदि हम लोग सोल्व करेंगे यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू इतना, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू इतना, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4:1 जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पर 30 दिया गया है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पर 30 दिया गया है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पे 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या जो है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चौथी संख्या क्या होगा, देखो मान लेंगे चौथी संख्या जो है यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग करेंगे यानी कि 7 इंटू 30 बराबर का फिर 3 इंटू 32 यानी कि 32 प्लस का x प्लस का 3 गुने का 28। ठीक है, यहाँ तक में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल जो कि प्रश्न में दिया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि 7 गुने 30 यानी कि 7×21 यानी कि 210। ठीक है, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा बराबर। और 32 32 3 मतलब हो जाएगा 3×9 यानी कि 96, 3×2 6। ठीक है, 32 गुने का 3 करेंगे 96 और प्लस का यानी कि अब बच गया इधर यानी कि 28×3 = 84। ठीक है, कितना हो जाएगा 84 और प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे यानी कि 210 और 96 और क्या हो जाएगा 84 यानी कि 180। तो इतना में से इतना को घटा देंगे, 180 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 30। तो यही इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में यानी कि 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत जो है प्रभाव क्या होगा। देखो प्रतिशत प्रभाव यदि यहाँ पर पूछा जाए, कितना पर पूछा जाए, यानी कि 30 पर। ठीक है, 30 माइनस का 20 और फिर माइनस 30 गुना का 20, सिंपल ये दिमाग लगाओ, इतना कर दो 100। ठीक है, इतना यदि हम लोग करते हैं तो 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 30 में से 20 जाएगा 10 और 3×2 = 6, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि 4% जो इसका सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा। सॉरी 4% यहाँ देखो लाभ हो रहा है। ठीक है, 4% का जो है ना यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, 4% का लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया। भेंट में कुल कितना मतलब दिया गया धन जो है कितना है, भेंट में दिया गया कुल धन जो है यहाँ पर कितना है। देखो 10 व्यक्ति में से प्रत्येक ने अन्य 9 व्यक्ति में प्रत्येक को 10 रुपये की राशि भेंट दिया गया है। इनकी एक व्यक्ति द्वारा दी गई भेंट की राशि की हम बात कर लें कि 10 नामा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा, कितना का, एक व्यक्ति का, यानी कि एक व्यक्ति बराबर 90 हो जाएगा। तो 10 व्यक्ति की धन राशि की हम बात कर ले तो 10 व्यक्ति की यदि हम लोग करेंगे यानी कि 90 गुना का 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 रुपया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 900 मतलब एक का निकालते हैं तो कितना होता है, 90 होता है। तो 10 का निकालेंगे कि 90 गुना का 10 करेंगे तो 900 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, 900 रुपया। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 900 रुपया। तो यही इसका सही आंसर चला जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 8 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पर 20 है और एक नई संख्या बढ़ा देने पर औसत जो है यहाँ पर 10% बढ़ जाता है। तो नई संख्या जो है यहाँ पर क्या आने वाली, देखो अवशिष्ट संख्या यानी कि टोटल संख्या की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो दिया गया है कि 9 संख्या, ठीक है, 9 संख्याओं का कुल योग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 संख्याओं का कुल योग, ठीक है, उतना नहीं लिखेंगे हम लोग, आप जो है मन में रख लीजिएगा कि 9 संख्याओं का कुल योग, ठीक है, और माइनस का 8 संख्याओं का कुल योग, ठीक है, 8 संख्याओं का कुल योग। तो यदि हम लोग कर दें कि 9 संख्याओं का कुल योग यानी कि कितना हो जाएगा, तो 9 संख्याओं का योग यानी कि 9 गुने का 20 गुने करेंगे कितना हो जाएगा 110 और 110 बटे का 100 और माइनस का 8 गुने का 20। यहाँ तक तो आप लोग जो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ से जो है निकल कर आने वाला है 198 और माइनस का 160। अब 198 में से 160 को घटाए मतलब जो है माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 38, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो आशा है कि आपको जो है सभी प्रश्न जो कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है कि 78 से लेकर 80 तक की निम्नलिखित में से दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प जो कि प्रस्तावित है, उस विकल्प का जो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, चयन करना है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को हम लोग जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो प्रश्न दिया गया है कि काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। देखो काव्य के डैश में यानी कि मंगलाचरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा कि काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की क्या करता है, स्तुति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी जो कि यहाँ पर बरतनी चाहिए। देखो शब्दों की मतलब यहाँ पर प्रयोग क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, यानी कि किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत जो है सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखो बिहार पुलिस में जो है हिंदी का भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है 5 से 7 प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ऋण है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऋण हो जाएगा। इस समय हमारे देश पर जो है कई प्रकार के जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है ये ऋण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि प्रश्न जो है 81 से 82 यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का जो है यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो चलिए समानार्थी शब्द जो कि आपको बताना है कि अतुल का समानार्थी शब्द जो है यहाँ पर क्या होता है। अतुल का समानार्थी शब्द जो होता है ये अद्वितीय होता है, ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अद्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है कि कल्लौल, कल्लौल का समानार्थी शब्द क्या होगा, कल्लौल का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होता है। देखो कल्लौल की समानार्थी शब्द की यदि हम बात करें तो ये लहर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो है ना लहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा, लहर हो जाएगा, ठीक है। कल्लौल का समानार्थी शब्द जो होता है ये लहर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले हम उसका निर्देश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 83 से लेकर के 85 तक जो है सही विलोम शब्द का जो है यहाँ पर आपको छांटना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी जो है छांट लेते हैं, यानी कि वर्ग का सही विलोम शब्द क्या होगा, वर्ग का सही विलोम शब्द जो है यहाँ पर क्या होगा, तो वर्ग का सही विलोम शब्द जो होता है वो सीधा होता है, ठीक है, क्या होता है, वो जो है ना सीधा होता है, वर्ग का सही विलोम शब्द जो होता है वो सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है वो चला जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द की हम बात कर ले तो ये कनिष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है? ये कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब जो होगा विलोम शब्द वो क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि सघन का विलोम शब्द क्या होगा? सघन का विलोम शब्द जो है क्या होता है? देखो, सघन का विलोम शब्द होता है ये बीघन होता है। ठीक है, क्या होता है? बीघन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निर्देश जो दिया गया है, यानी कि मतलब 86 से 87 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को जो है आपको चेंज करना है। मतलब सभी के लिए एक शब्द जो कि देना है। बताइए कि जो डर के बल चलता हो, देखो जो डर के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब जो डर के बल चलता हो उसको हम लोग डरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डरग। जो डर के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द जो होगा यहाँ पर डरग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, अगला प्रश्न है कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ। ठीक है, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक प्रश्न मतलब एक शब्द यहाँ पर क्या आने वाला है? देखो, उसके लिए जो हो जाएगा अल्प अपलाभ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपलाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, अपलाभ। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपलाभ के साथ जो है यहाँ पर चला जाएगा। चलिए, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो है यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न जो कि स्टार्ट हो चुका है। 88 से 90 तक प्रश्न यह कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से ऐसे कुछ वाक्य है जिनमें चार शब्द या वाक्यांश क्या है? बोल्ड है, उसे पहचाने जो मानक इंग्लिश रूप में क्या है? वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश रूप में जो मतलब इस चार ऑप्शन में से लिखा गया है किसी न किसी टाइप से जो वो गलत है, और कहाँ पे गलत है ये आपको जो है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नीदर ऑफ, देखो नीदर ऑफ द टू, यानी कि यहाँ पर जो है प्लुरल नाउन का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन का यहाँ पर जो है प्रयोग होना चाहिए। देखो, किंतु हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी होता है तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। वही यदि हम यहाँ पर बात करें कोर्स, देखो कोर्स की जगह यानी कि वेयर की जगह पर यहाँ जो है वाज होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। कोर्स वाज एजिलेबल ऑफ स्कॉलर फॉर स्कॉलरशिप यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर जो है ना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो इस प्रश्न का आंसर जो कि चला जाएगा। यहाँ पर जो होगा जैसे कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए पात्र था छात्रवृत्ति, ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर थे लग गया था, ये नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, बल्कि वाज होगा। ठीक है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, 89 नंबर में प्रश्न, वही प्रश्न यहाँ पर भी जो है दिया गया है। बताइए, देखो कंप्रीज के साथ जो है यानी कि कंप्री एक्शन मतलब का ऑफ का प्रयोग यहाँ पर जो कि नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है यानी कि ऑफ का प्रयोग जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, सही वाक्यांश जो है यहाँ पर कंप्रीसेट द क्वेश्चंस, ये होना चाहिए था। ठीक है, कंप्रीसेट द क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर जो चला जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा सी के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑफ यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, सिंपल द क्वेश्चंस होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर बस खराब, देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है पहले समझो, कि यदि शिक्षकों के प्रश्न में शामिल है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मतलब शिक्षकों के प्रश्न में क्या है? शामिल है, तो यहाँ पर जो है ना मतलब ऑफ नहीं होना चाहिए था, बल्कि द क्वेश्चंस होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है ये चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। देखो, अगला प्रश्न जैसे 90 नंबर में प्रश्न है कि ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यदि बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया है? ठीक है, देखो यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो अगला वाक्य भी जो यहाँ पर होगा वो पास्ट टेंस में ही होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर जो वी जो लिखा गया है वी,
यहाँ विल की जगह पर जो है वुड होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? वुड, OULD, यहाँ पर विल की जगह पर होना चाहिए था, यानी कि इसका सही करेक्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है चला जाएगा। ठीक है, वुड होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि देखो 91 से लेकर 93 तक कि निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित वाक्य का जो है यहाँ पर आपको चयन करना है। मतलब इन सभी में से जो सही आंसर जो होगा उसको जो है डैश जगह पर क्या करना है, आपको भरना है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, देखो यदि आप लोग हिंदी का स्टूडेंट है इसलिए हम जो है इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बता रहे हैं। यदि आप लोग इंग्लिश से कोई स्टूडेंट होगा तो जो है स्वयं अपना क्वेश्चन को जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 91 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि लंबी चर्चा करने के बाद मैंने उन्हें प्रस्ताव जो है स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि लंबी चर्चा करने के बाद मैंने उन्हें डैश प्रस्ताव जो है स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पर देखो ओपन का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि पर जो है मतलब स्वीकार करने के लिए हम लोग राजी हो चुके, मतलब कर लिया, यानी कि पर जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि 92 नंबर प्रश्न है कि आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स ऑफ द डैश टू माई यस्टरडे। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने कल मुझे नोट्स नहीं दिए होते तो मैं डैश उसे नोट्स दे देता, तो मैं उसे डैश नोट्स दे देता। बताइए, देखो यहाँ खाली जगह पर जो होगा यानी कि इसका सही आंसर जो हैड कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैड कम जो है सही मतलब जो इसका हो जाएगा हैड कम। ठीक है, अगर मैंने उसे कल मतलब मुझे नोट्स दिए होते तो मैं उन्हें आया मतलब आया था उसे नोट्स दे देता। ठीक है, ऐसे हो जाता। ठीक है, आया था नोट्स दे देता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हैड कम का प्रयोग जो कि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि देखो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं डैश चंडीगढ़ में सेमिनार, डैश चंडीगढ़ में जो है ये सेमिनार है, मतलब वी हैव नॉट नो ऑब्जेक्शन द सेमिनार इन चंडीगढ़। बताइए कि हमें कोई आपत्ति नहीं डैश चंडीगढ़ में सेमिनार, डैश चंडीगढ़ में सेमिनार। देखो यहाँ पर जो डैश की जगह पर चला जाएगा यानी कि टू मतलब अटेंडिंग, क्या हो जाएगा? टू अटेंडिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है कि भाग लेना। टू अटेंडिंग का मतलब होता है भाग लेना, यानी कि हमें कोई आपत्ति नहीं भाग लेना चंडीगढ़ में सेमिनार। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो कि चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो पहले समझो डायरेक्शन क्या दिया गया 94 से लेकर 96 तक। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उन विकल्पों का चयन करें जो मोटे शब्द के अर्थ को सर्वोत्तम रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है। मतलब जो मोटा अक्षर होगा उसको कौन मतलब जो यहाँ पर व्यक्त करेगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि द कस्टम ऑफ ऑफिसर हैव कंफ्यूटेड ए मतलब लार्ज मतलब कंसीजमेंट ऑफ ड्रग। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कस्टम अधिकारियों ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप जो कि क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है, जब्त कर लिया। तो मतलब यहाँ पर जो काला अक्षर को मतलब कौन प्रस्तावित कर रहा है, काला अक्षर को यहाँ पर जो है कौन जो कि प्रस्तावित करने वाला है। देखो यहाँ पर जो होगा साइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइज्ड। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, साइज्ड का मतलब होता है निर्दीय। ठीक है, क्या होता है? निर्दीय होता है। ठीक है, निर्दीय साइज का मतलब होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए 95 नंबर। देखो यहाँ पर प्रश्न जो कि 95 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई किसी अपराधी की सहायता करता है या उसे उस्काता है तो वह भी दोषी माना जाता है, वह भी दोषी माना जाता है। बताइए इसका मतलब जो काला अक्षर है इसको कौन प्रस्तावित कर रहा है, इसको जो है कौन जो है प्रस्तावित कर रहा है। देखो जो दोष देने योग्य होगा उसी को प्रस्तावित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो कि यहाँ पर चला जाएगा। दोष देने योग्य जो होगा उसी को ना हम लोग जो है प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बताइए। चलिए 96 नंबर प्रश्न बताइए क्या होगा। देखो 96 नंबर प्रश्न में क्या है, 96 नंबर प्रश्न है कि सजावटी पेड़ों की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ रसायनों का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। मतलब कुछ सजावटी पेड़ जो होता है उसको वृद्धि में रोकने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो
मतलब किसको रोकेट कर रहा है, काला अक्षर जो है किसको रोकेट कर रहा है, यानी कि स्टंड को कर रहा है, किसको कर रहा है, स्टंड को कर रहा है, ठीक है। स्टंड का हिंदी भी जो है स्टंड ही होता है, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और अल्टर का हिंदी होता है परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 97 नंबर जो कि प्रश्न है। चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मतलब कुछ जो है ना, कुछ मुहावरा दिया गया है, तो मुहावरा के अनुसार जो है आपको रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। बताइए कि यहाँ पर जो दिया गया है, पीपुल इन दिस कंट्री आर सो पुअर दैट दे लाइव्स, मतलब डैश की जगह पर यहाँ क्या जाने वाला है, मतलब इस देश में लगभग जो है, इस देश में लगभग 75% लोग जो है इतने गरीब है कि वे जीवन यापन करते हैं, कि वे जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर जिसका आंसर क्या चला जाएगा, तो यहाँ पर देखो उसका सही आंसर हो जाएगा कि फॉर्म हैंड टू माउथ, मतलब कि हाथ से लेकर मुंह तक, क्या हो जाएगा, हाथ से मुंह तक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भराएगा लाइव, हाथ से लेकर मुंह तक, यानी कि फॉर्म हैंड टू माउथ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि हाथ से मुंह तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश में चलाया था, अंग्रेजों के खिलाफ, बताइए। देखो यहाँ पर प्रश्न जैसे कि भारत अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जो ये महात्मा गांधी ने डैश में चलाया था, देखो हम बात करें इस प्रश्न का, तो कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में जैसे कि 8 अगस्त, ठीक है, 8 8 अगस्त हो गया, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कि ये पास किया था, और 8 अगस्त 1942 की रात में महात्मा गांधी ने बंबई की ग्वालियर टेक मैदान से लोगों को करो या मरो का भी नारा दिया था। कहने का मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पर चला था, ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि ये चला जाएगा। तो चलिए बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। चलिए तो तृतीय पानीपत युद्ध में मराठों ने डैश से जो है ये पराजित हुआ था। देखो तृतीय युद्ध यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो ये 1761 में, ठीक है, 1761 में नादिर शाह के प्रमुख सेनापति जो कि अहमद शाह अब्दाली था और मराठों के बीच में हुआ था। मतलब कि जो है नादिर शाह के प्रथम सेनापति जो था अहमद शाह अब्दाली, उसके बीच और मराठों के बीच में जो कि यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है मराठों की हार हुई थी, ठीक है, मराठों की जो है हार हुई थी। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा तो ये अफगान के बीच जो कि चला जाएगा, ठीक है, मराठों और अफगान के बीच में जो कि यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, यानी कि बुद्ध का जन्म जो ये कहाँ पर हुआ था। देखो बुद्ध का जन्म जो ये लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है कि बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। तो आज हम लोग जो है टोटल 100 प्रश्न को जो है ये कवर कर लिए हैं, और 100 प्रश्न से आप कितने प्रश्न जो है अभी तक में सही किए हैं, और आपको यह जो है प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप जो लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।